जयति जय जय मातृभाषे जयति हिंदी व्याकरण। हाँ साथियों नमस्कार, मैं आशु कवि अजय शर्मा आज पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ अपने YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छात्र हित में संचालित केवल ऑनलाइन अध्ययन सत्र प्रथम त्रिभाषा संगम के अंतर्गत। दोस्तों मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आइए साथियों, मैं आज आपको पुनः बहुत दिनों के बाद हिंदी का व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। बताना चाहूंगा पिछली क्लास से थोड़ा सा आपका रिलेशन बनाता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको हिंदी वर्णमाला का कुछ वर्गीकरण पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णों को मुख्य रूप से हम दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं। प्रथम आधार होगा उनका मूल भेद जो उच्चारण के आधार पर बनाया गया है, और दूसरा वर्गीकरण होगा सामान्य भेद जो लेखन के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों हाँ, हमने पिछली क्लास में उच्चारण के आधार पर मूल भेद के अंतर्गत आने वाले 44 वर्णों का व्यापक वर्गीकरण आपको पढ़ा दिया था। आज हम उसी क्लास को आगे विस्तृत करते हुए वर्गीकरण के दूसरे आधार लेखन के आधार पर जो 52 वर्ण होते हैं सामान्य भेद के अंतर्गत, तो इसका वर्गीकरण आज की क्लास में करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सामान्य भेद के अंतर्गत कुल 52 वर्ण होते हैं, और इन 52 वर्णों का आधार क्या है? यह आधार है लेखन, और इस प्रकार इसे कहते हैं सामान्य भेद। यह वर्णों का हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों का सामान्य भेद है, जिसको हम लेखन के आधार पर आज अध्ययन करेंगे। तो साथियों बताना चाहेंगे हम कि लेखन के आधार पर सामान्य भेद के अंतर्गत यह 52 वर्ण हम पुनः इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, 3 भागों में विभाजित करेंगे। हाँ तो दोस्तों आइए देखिए इन 52 वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। साथियों इन 52 वर्णों को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, और ये तीनों वर्ग इस प्रकार हैं। साथियों पहला वर्ग है स्वर, जिसके अंतर्गत 11 स्वर आते हैं। दूसरा वर्ग है व्यंजन, जिसके अंतर्गत 39 व्यंजन आते हैं, 39 वर्ण। और अगला अंतिम तथा तीसरा वर्ग है अयोगवा, जिसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं। साथियों इन तीनों वर्गों के अंतर्गत अब जितने जितने वर्ण हमने बताए उनका फिर से एक बार वर्गीकरण करते हैं, उनको नामबद्ध करते हैं, देखते हैं कौन कहां पर स्थित होता है। साथियों ये जो 11 स्वर हमने बताए इनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटेंगे। ये हमने पिछली क्लास में भी जो हमने 44 वर्ण वर्गीकृत किए थे उसमें भी बताए थे, ठीक वैसा ही इनका वर्गीकरण यहाँ भी है, क्योंकि वहां भी इनकी संख्या 11 ही थी। कुल 11 स्वरों को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। फिर इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। ये चारों वर्ण इस प्रकार हैं आ, ई, उ और री। मूलतः इन्हें हम लघु आ, लघु ई, लघु उ और लघु री के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ये 4 मूल ह्रस्व हुए, मूल स्वर हुए, ह्रस्व स्वर हुए, लघु स्वर हुए। साथियों अब स्वर के अंतर्गत जो दूसरा भाग है वह है संयुक्त स्वरों का। इन्हें हम संधि स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि 2-2 स्वरों के संधि होने से बने हैं। इस आधार पर इन्हें हम संधि स्वर भी कह सकते हैं। संधि स्वर कहने का दूसरा कारण यह भी है कि इनके बनने में, इनके निर्माण में किसी न किसी संधि विशेष के नियमों का पालन हो रहा है, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहना न्यायोचित होगा। और इसी को हम दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि उच्चारण के आधार पर इनको उच्चारित करने पर लघु स्वरों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, यानी बड़ा समय लगता है। दीर्घ माने बड़ा, इसलिए ज्यादा समय लगने के कारण इन्हें, उच्चारण में ज्यादा समय लगने के कारण इन्हें दीर्घ स्वर भी कहना समीचीन होगा। जिस प्रकार यहाँ हमने 7 दीर्घ स्वर बताए थे, 7 दीर्घ स्वरों में दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, फिर ए, ओ और ये 7 दीर्घ स्वर और 4 लघु स्वर मिलकर के 11 स्वर पूरे होते हैं। ठीक इसी प्रकार साथियों अब हम 39 व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वीडियो को अपने हिसाब से उसकी स्पीड को रोक करके नोट्स बना सकते हैं। आइए साथियों, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, नए हो चैनल पे, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी अलाउ कर दीजिए। तथा अगर अच्छी लगे क्लास आपको तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। हाँ दोस्तों आगे बताता हूँ 39 व्यंजनों के बारे में। देखते हैं इन 39 व्यंजनों में से हम इन्हें
तीन भागों में पुनः विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग होगा मूल व्यंजन, जो हमने 44 वर्णों का वर्गीकरण करते समय भी पढ़ाया था। 33 मूल व्यंजन होते हैं। यहाँ पर व्यंजनों में से 33 मूल व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजनों को ही हम द्विगुणित व्यंजन या विकसित व्यंजन या आगत व्यंजन भी कहते हैं। इनके लिखने में नीचे बिंदी लगी होती है और ये डा और ढा, इस प्रकार 2 व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर जो 4 संयुक्त व्यंजन बचे, छात्रा ज्ञास्रा, इन सबको मिला करके 33, 2, 35, 4, 39 व्यंजन पूरे होते हैं। अब इनका 39 का मैं फिर से एक बार व्यापक अध्ययन कराता हूं आपको। आइए देखिए, मूल व्यंजन जो 33 मैंने बताया और 33 मूल व्यंजन के बाद इनका अगला विभाग है, अगला वर्गीकरण है उच्छिप्त व्यंजनों का, जिसके अंतर्गत साथियों 2 व्यंजन आते हैं। फिर साथियों इनका तीसरा वर्गीकरण है, इनका तीसरा समूह है संयुक्त व्यंजन, जिसके अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं। इस प्रकार ये 33 मूल व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन बराबर 35 और 4 संयुक्त व्यंजन बराबर 39 व्यंजन हो जाते हैं। साथियों मूल व्यंजन जो 33 मैंने बताया, उनको हम मुख्य रूप से फिर से 3 भागों में बांटेंगे। अब मूल व्यंजनों को 3 भागों में, जो 33 वर्ण आते हैं मूल व्यंजन के अंतर्गत 33 व्यंजन है, इनको भी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो इनका पहला समूह बनेगा स्पर्श व्यंजन कहते हैं इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं तथा इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्गों के नाम से इनका नामकरण हुआ है। मूल रूप से 5 वर्ग हैं, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक में, और हर एक वर्ग के अंतर्गत 5-5 व्यंजन आते हैं, 5-5 वर्ण आते हैं। तो कुल इस प्रकार 25 हो जाते हैं। 5 पंजे 25 व्यंजन आते हैं वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत, जिसका पहला वर्ग है का वर्ग। का वर्ग में आएगा का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 व्यंजन आएंगे। फिर अगला वर्ग है चा वर्ग, जिसके अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 व्यंजन आते हैं। साथियों इसी प्रकार अगला वर्गीय व्यंजनों का नामकरण है टा वर्ग, जिसके अंतर्गत 5 व्यंजन जो आते हैं वो इस प्रकार हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसी प्रकार साथियों अगला चौथा वर्ग है वर्गीय व्यंजनों का ता वर्ग, जिसके अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना, ये 5 व्यंजन आएंगे। इसी प्रकार वर्गीय व्यंजनों का अंतिम और 5वां वर्ग है पा वर्ग, जिसके अंतर्गत 5 व्यंजन पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। इस प्रकार साथियों ये 5 × 5 बराबर 25 वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं। साथियों इसी प्रकार अब हम मूल व्यंजनों के अंतर्गत जो दूसरा समूह है उसका अध्ययन करेंगे। इस दूसरे समूह के अंतर्गत 4 व्यंजन आएंगे, जिनको हम अंतःस्थ व्यंजन कह करके पुकारते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे इनको। इनके अंतर्गत चारों व्यंजनों के नाम हैं या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। साथियों मैंने मूल व्यंजनों को पढ़ाते समय भी ये बताया था, जब मूल भेद पढ़ाया था 44 वर्णों का वर्गीकरण किया था, तब ये मैंने बताया है। उसी क्रम में ये मूल व्यंजनों के अंतर्गत अगला समूह है, तीसरा समूह है और ये अंतिम समूह है मूल व्यंजनों का, जिसे हम कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत साथियों मुख्य रूप से 4 व्यंजन आते हैं और वे चारों व्यंजन हैं सा, दंती सा, फिर शा, जिसे हम खा भी कहते हैं, मूल रूप से षटकोण या खटकोण नाम से जानते हैं। तो ये मूर्धन्य शा होता है। फिर इसी प्रकार होता है शा, जिसे हम तालव्य शा भी कहते हैं। और इस प्रकार अगला ऊष्म व्यंजन है हा। ठीक साथियों, इस प्रकार ये 4 ऊष्म व्यंजन पूरे हो गए। तो अब अगर हम इनकी गिनती करें तो देखिएगा 5 वर्गीय व्यंजन, 5 वर्ग हैं, हर वर्ग के अंतर्गत 5-5 व्यंजन, तो कुल वर्गीय व्यंजन हो गए अभी मुख्य रूप से 25, 5-5 25, और 4 हो गए अंतःस्थ व्यंजन, तो 25 4 29, और 4 हो गए ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो कितने हो गए, 4 और जोड़ देंगे तो 33 हो जाते हैं। 29 4 33। इस प्रकार साथियों ये मूल व्यंजन 33 पूरे हो गए। अगला भाग था जो इनका अगला समूह था मूल व्यंजन 33 पूरे हो गए। इसके बाद जो अगला विभाजन था उच्छिप्त व्यंजन, मैंने बताया पहले भी, उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत 2 व्यंजन आएंगे डा और ढा, जिनके नीचे बिंदी लगी रहेगी साथियों, और इस बिंदी को हम मुख्य रूप से नुक्ता के नाम से जानते हैं। नुक्ता ये विदेशी, ये आगत, ये द्विगुणित, ये विकसित, इन सभी नामों से जाने जाते हैं ये दोनों वर्ण। अगर आपसे व्यंजनों के अंतर्गत पूछे कि उच्छिप्त व्यंजन कौन है, विकसित व्यंजन कौन है, या द्विगुणित व्यंजन कौन है, तो साथियों आप डा और ढा, उनके नीचे बिंदी लगी रहेगी, इन वर्णों को आप उच्छिप्त व्यंजन के नाम से
जानेंगे, पहचानेंगे। साथियों, इसी प्रकार अब व्यंजनों के अंतर्गत अगला जो समूह है वो संयुक्त व्यंजनों का है। संयुक्त व्यंजन भी इसी प्रकार कम से कम 2 व्यंजनों के सहयोग से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त कहते हैं। 2 व्यंजन जब संयुक्त होकर के इनका रूप निर्धारित करते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसके अंतर्गत आने वाले 4 वर्ण हैं, 4 व्यंजन हैं साथियों। छ छत्री जिसे कहते हैं हम, फिर त्रा त्रिशूल जिसे कहते हैं, फिर ज्ञा ज्ञानी जिसे कहते हैं, और अंतिम संयुक्त व्यंजन है श्रा श्रवण जैसे लिखते हैं। इस प्रकार साथियों ये पूरे हो जाते हैं आपके 39 व्यंजन। 33 हो गए मूल व्यंजन और 2 हो गए आपके उच्छिप्त व्यंजन, 33 2 35, और फिर 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, तो 35 4 39। इस प्रकार साथियों ये 39 व्यंजनों के बारे में आपने विस्तार से जाना, समझा, पढ़ा। अब देखते हैं दोस्तों अयोगवाह क्या हैं। अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इन सब की परिभाषा, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने व्याख्या, इनका अर्थ, इनका भावार्थ सब कुछ बहुत पहले की क्लासों में पढ़ा दिया था। आज हम इनकी चर्चा करेंगे। तो साथियों हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 अयोगवाह निर्धारित किए गए हैं, जिनको हम क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं। तो साथियों अनुस्वार कहते हैं जब किसी भी वर्ण के ऊपर हम मात्र बिंदी लगाते हैं, केवल बिंदी लगाते हैं सिरो रेखा के ऊपर। वर्ण को बनाने के बाद उसकी सिरो रेखा के ऊपर जब बिंदी लगाते हैं, केवल और केवल बिंदी, तब उसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा अयोगवाह है विसर्ग। विसर्ग को हम किसी भी वर्ण के बाद में, जब बाद का मतलब उस वर्ण को लिखने के बाद जब उसके सामने 2 बिंदी लगाते हैं, उन्हीं 2 बिंदियों को हम मुख्य रूप से विसर्ग के नाम से जानते हैं। इसका उच्चारण हम व्यंजन के अंतर्गत आने वाले हा व्यंजन की भांति करते हैं, और इस अनुस्वार का उच्चारण हम संधियों के अंतर्गत जो एक संधि होती है मौनुस्वार संधि, उसके तहत जब इसको हम उच्चारण करते हैं तब ये ना की भांति उच्चारित होता है, या नासिक के व्यंजनों की भांति ही उच्चारित होता है। जैसे कि बताया मैंने, पूरे जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों का हर अंतिम व्यंजन अपने आप में नासिक के व्यंजन होता है। तो इस अनुस्वार का उच्चारण नासिक के व्यंजनों की भांति होता है, अर्थात 5 वर्गों के अंतिम वर्ण भी नासिक के व्यंजन हैं। ठीक इसी प्रकार और इनका उच्चारण हम अनुस्वार की भांति करते हैं, अर्थात अनुस्वार नासिक के वर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, जब संधि करते हैं तो हम 5 वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बदलते भी हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत आप इनको बदलेंगे तो इन सब की जगह आप यही बिंदी लगा देते हैं। अंगा के बदले भी, इया के बदले भी, अड़ा के बदले भी, ना के बदले भी, माँ के बदले भी, इन सब के बदले आप संधियों के अंतर्गत संधि करते समय अनुस्वार बना देते हैं। तो ये वही अनुस्वार है, ठीक अपना रूप बदल करके, जो ऊपर बिंदी के रूप में किसी भी वर्ण के बाद लग जाता है, वर्ण के ऊपर। तो साथियों इस प्रकार अब हम इन्हें एक बार और गिन करके पूरा कराते हैं। हमने बताया 11 स्वर और 39 व्यंजन और 2 अयोगवाह। इन्हें अगर गिनते हैं तो देखते हैं कितना होता है। 11 और 39 बराबर 50 हो गए। 50 और 2 अयोगवाह मिलाते हैं तो 50 2 52। इस प्रकार ये 52 वर्ण पूरे हो जाते हैं, जो लिखने के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। तो साथियों इस प्रकार आज की क्लास पूरी हो गई। आज की क्लास यहीं तक सीमित रखना चाहेंगे दोस्तों। अब हमें उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, आप कुछ ना कुछ इससे लाभान्वित अवश्य होंगे, और कुछ ना कुछ आपको अपनी हर एग्जाम की कंपटीशन में हिंदी सिलेबस के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के अंतर्गत इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और विश्वास है। क्योंकि अभी तक जो भी कंपटीशन के पेपर होते रहे हैं, जिनमें भी जिस एग्जाम में भी हिंदी का सिलेबस रहा होगा, उसके अंतर्गत वर्ड से अनिवार्य रूप से कोई ना कोई प्रश्न आया है। तो अगर आपकी परीक्षा में भी हिंदी का सिलेबस है तो आप अनिवार्य रूप से इस वर्णमाला से लाभान्वित होंगे। तो अगर आप समझ गए हों, मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई हों, और आपने कुछ न कुछ प्राप्त किया हो, कुछ लाभान्वित हुए हों, तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगेगा। आप सब लोगों को सहयोग करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। अब आपसे केवल एक अपेक्षा है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप लाइक करते हुए अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमें कुछ सुझाव देते हैं या हमारा उत्साहवर्धन करते हैं तो
हम उसे सकारात्मक पक्ष में लेंगे, और अगर आप कोई शिकवा शिकायत भी करते हैं, सुझाव देते हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हर अगली क्लास में पिछली क्लास की त्रुटियों को अगर धोखे से हुई होंगी तो उनको अगली क्लास में सुधारने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास यहीं तक सीमित रहेगी। अंत में एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जो लोग चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, तो वो लोग मेरे इस चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी, बांदा, उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे, तथा वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, और लाइक तथा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हो सके तो आप अपनी मित्र मंडली में, आप अपने दोस्तों यारों को भी, आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, तो फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सादर एवं स्नेहिल नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम।